हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस बुक के चैप्टर बायोलॉजी के पोर्शन में चैप्टर नंबर 7 के। जब हम चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं तो यहाँ पे चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हाउ आवर बॉडी रिएक्ट टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि अगर एक्सटर्नली आपकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर या फिर किसी भी बाहरी फैक्टर का, एक्सटर्नल फैक्टर का, तो हमारी बॉडी सिस्टमेटिकली किस तरीके से उस चीज के लिए रिस्पॉन्ड करती है। तो हमारे बॉडी का जो मेन कंट्रोल सिस्टम है वो किस तरीके से एक दूसरे फैक्टर से कोऑर्डिनेटेड रहता है और उसका रिस्पॉन्स किस तरीके से निकल के आता है। तो हम उन चीजों के बारे में इस चैप्टर में नॉर्मली बात करते हैं। इस चैप्टर का नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वी ऑल नो, ये बायोलॉजी का पोर्शन है और क्लास 10 की साइंस की बुक में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ऑलराइट, अगर हम सबसे पहले समझें तो हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन इज समथिंग लाइक, जैसे लेट्स से अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ये मैं मानता हूं कि ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, और यहां पर इसमें पाइप लगा हुआ है जिसके थ्रू वाटर जाता है, ठीक। अब इससे कोई वायर है और जो यहां बोर्ड में लगी हुई है, ठीक है, और इसी जगह पर एक साइड में है स्विच, ठीक। जब तुम इस स्विच को प्रेस करते हो यानी कि एक तरीके से ऑन करते हो तो उसके बाद यहां से करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से ये जो जमीन है यानी कि जो लैंड है, अर्थ है, अर्थ के अंदर से वाटर को क्या करना शुरू करेगी, पंप करना शुरू करेगी, और उस पंप करने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर बाहर गिर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक दो फैक्टर नहीं है। पहली चीज इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब आती है, जब हम इसको ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मोटर क्या करना शुरू कर देती है, घूमना शुरू कर देती है, ठीक, जिसकी वजह से वाटर पंप करता है और उसके बाद हमको वाटर निकलता हुआ नजर आता है। तो ये क्या है, पूरा सिस्टम है जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि प्रॉपर एक्शन हो रहा है और एक्शन के बाद हमको प्रोडक्ट मिल रहा है वाटर, ठीक। सिमिलरली जैसे वेरियस ऑर्गन जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ सिस्टमेटिकली, ठीक है, और वो कंट्रोल्ड रहते हैं और एफिशिएंट वे में प्रोड्यूस करते हैं प्रॉपर रिस्पांस, ठीक। और वो वेरियस स्टिमुलाई के केस में हो सकता है, उसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन। लेट्स से आप खड़े हो, यहाँ पर आप इस जगह पर खड़े हो, हम ये मानते हैं कि आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, यूं करके, ठीक है। अब अचानक क्या होता है कि कोई चीज आपके हाथ को छू जाती है और आपको एकदम से बहुत ज्यादा जलन महसूस होने लगती है, यानी कि इरिटेशन महसूस होने लगती है, ठीक। जैसे सपोज करो कोई बी वगैरह है ये, ठीक, वो आकर आपके हाथ पे काट ले, तो आप एकदम झटके से क्या कर लोगे, उस हाथ को वहां से हटा लोगे। अब इस रिस्पांस के केस में क्या हुआ है, सबसे पहले जैसे ही इस बी ने काटा तो तुम्हारे जो रिस्पांस है, यानी कि जैसे ही इसने काटा होगा, ठीक है, तो यहां पर आपका रिस्पांस हुआ होगा कि इसके स्टिंग करते ही जो सिग्नल्स होंगे वो डायरेक्टली पहुंचे होंगे आपकी स्पाइन के पास, ये आपकी स्पाइन है, और स्पाइन ने एकदम से रिस्पॉन्स किया होगा, इस स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स किया होगा और आपने अपना हाथ अचानक वहां से बहुत तेजी से हटा लिया, ठीक। तो ये क्या हुआ है, ये कई ऑर्गन ने मिला है, जैसे फॉर एग्जांपल हैंड से रिस्पॉन्स हुआ है, या एक तरीके से हम बोलेंगे कि सिग्नल्स गए हैं हमारी स्पाइन के पास और स्पाइन ने फिर से रिस्पॉन्स किया है हाथ को कि भाई तुम यहां से हट जाओ, ठीक है, एकदम से हट जाओ। तो वो क्या हुआ है, यहाँ पे वेरियस ऑर्गन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोल्ड एंड एफिशिएंट क्या होगा, एक रिस्पांस प्रोड्यूस होता है किसी भी स्टिमुलाई के लिए, किसी भी XYZ स्टिमुलाई जो भी होगा उसके लिए, उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन। अब सवाल उठता है कि भाई ये तो बताओ कि ये नेसेसरी क्यों है, ये इतना जरूरी क्यों है, ठीक। तो जैसे हर एक ऑर्गन है, हर एक ऑर्गन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गन होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी ना किसी एक फंक्शन के लिए, कोई भी एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए। जैसे सपोज करें हाथ है हमारे, वो किसी न किसी चीज को पकड़ने के लिए या फिर झटकने के लिए, फेंकने के लिए, उसके लिए एक तरीके से बनाए गए। दूसरी तरीके बात करें, जैसे हमारा स्टमक है, वो फूड को डाइजेस्ट करता है, यानी कि उसको तोड़ता मरोड़ता है और उसकी लोई बना देता है।
उसके लिए बनाया गया है। हमारा दिमाग चीजों के बारे में सोचने के लिए है, डिसीजन लेने के लिए बनाया गया है, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारे लीवर है, हमारी टांगे हैं, और जो दूसरे पार्ट है जैसे हमारी आंख है, वो देखने के लिए देखने का काम करती हैं, नोज हमारी सूंघने का काम करती है, कान हमारे सुनने का काम करते हैं। तो एवरी ऑर्गन हैज सम काइंड ऑफ ए पार्टिकुलर फंक्शन, ठीक। लेकिन अगर हम इनको कंबाइन न करके एक अकेला अकेला देखें, तो सपोज करें अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एयर की बात करूं, कि क्या एयर जो हम सिर्फ और सिर्फ एयर का कनेक्शन हटा देते हैं दिमाग से, जो कि हमारी वॉइस को एक तरीके से जो भी हम सुनते हैं तो उसको क्या करता है, डिटेक्ट करके एनकोड करता है, ठीक। तो वो काम किसका है, ब्रेन का काम है। लेकिन इसका क्या काम है, ये सिर्फ और सिर्फ साउंड को क्या करेगा, अंदर लेगा और उनको फिल्टर करेगा डिटेक्टर के थ्रू। लेकिन डिटेक्टर के रिस्पॉन्स जो आएंगे वो कब आएंगे, जबकि ब्रेन वहां से रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करने के बाद बताए कि हाँ भाई क्या हुआ है, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ किसमें काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। तो इनका जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक हमको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं कि वेरियस ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी कि जो भी स्टिमुलाई है, जैसे सुनना जो है ना, वो किस तरीके से हमको एक तरीके से हमारे एक्शन को इफेक्टेड करेगा, वो क्या कहलाएगा, एक स्टिमुलाई कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिस्टम्स रिस्पॉन्स, जो हमारा सिस्टम होता है, सिस्टम रिस्पॉन्स फॉर कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन के लिए सिस्टम जो होता है वो दो तरीके से रिस्पॉन्स करता है। एक तो होता है जिसे बोलते हैं नर्व सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम है, जैसे हम बोल सकते हैं इसको नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक रिस्पॉन्स होगा ये, और दूसरा रिस्पॉन्स होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिस्टम, ठीक है। ये दो सिस्टम हो गए। नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर नर्व्स पाए जाते हैं, ठीक, नर्व्स पाई जाती हैं जो पूरी बॉडी के अंदर फैली रहती है, ठीक है। और ये एक नर्व्स दूसरी नर्व्स से क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है, ठीक है। और जैसे सपोज करो यहाँ पे आपको कोई टच किया, जैसे टच किया आपके हैंड के ऊपर, तो ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर आपके स्पाइन से होते हुए ब्रेन तक पहुंचा देगा। तो ये पहला होता है जिसको बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक पूरे जाल की तरह फैला हुआ है, पूरे वेव की तरह फैला हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम जो होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो जगह जगह पे पाई जाती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, जैसे कि हमारे थायराइड ग्लैंड्स है, जैसे हमारी जो किडनी के ऊपर होती हैं, ठीक है, वो सी वाली ग्लैंड है। ये बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जिसके अंदर कोई भी ट्यूब नहीं होती, इनको ट्यूबलेस ग्लैंड बोलते हैं, ट्यूबलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के रिस्पॉन्स के बेसिस पर रिलीज करती हैं हार्मोन्स, और इन हार्मोन्स का काम होता है कि ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाएं और वहां पर जाकर जो स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन हार्मोन, जिनको हम बोल सकते हैं ऑर्गन हार्मोन्स, यानी कि जिस पार्ट के लिए निकलेंगे वहीं पे जाके ये अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे, उसके रास्ते के बीच में कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो ये सिर्फ इनका यही काम है, यानी कि ये एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं, मैसेंजर की तरह काम करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने हैं ये, तो ये मैसेंजर की तरह काम करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह रिस्पॉन्स पहुंचाएंगे, इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे केमिकल फॉर्म में, ठीक है। अब ये किससे प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो पहली चीज याद रखना, ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करेंगे, जो कौन होंगे, हार्मोन्स, और ये केमिकल्स हैं तो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं, सिक्रेटेड किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, और ये डायरेक्ट धीरे धीरे रिस कर यानी कि एक सेल्स के थ्रू रिस कर पहुंच जाते हैं किस तक, ब्लड की स्ट्रीम में, और यहीं से ब्लड की स्ट्रीम में जाने के बाद ये पहुंचेंगे अपने टारगेटेड ऑर्गन पर, और वहां जाकर ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे एक्टिवेट होंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, ये कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा, चलो जी अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई कमजोरी है तो उसके लिए कुछ कर लेते हैं, तो इस तरीके से होता है। तो ये एक्ट करते हैं, हम सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्ट करते हैं ऑन स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन नॉन एज टारगेट ऑर्गन, ठीक है। अब क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द हार्मोन्स इज कंट्रोल्ड बाय नर्व सिस्टम, ठीक है। जो तुम्हारी नर्व्स होती है ना, उनके थ्रू ये क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो नर्व्स बताएंगे कि भैया ये किस तरीके से इनको अपना इफेक्ट दिखाना है। अब यहाँ पे इसको समझते हैं, जैसे ये हमारा स्टिमुलाई है,
ये क्या करेगा, नर्व सिस्टम के ऊपर सीधा आकर सिग्नल देगा। नर्व सिस्टम क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्स पहुंचा देंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, जिसको हम बोलते हैं, इसी पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम होता है मास्टर ग्लैंड। ठीक, ये क्या करती है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। ठीक, जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन के अंदर बीच में ये पाई जाती है, लगभग इसका साइज होता है पी के बराबर, जो मटर का दाना होता है ना, उसके बराबर इसका साइज होता है। एंड देन ये क्या करेगी, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है हमारी, उनको मैसेज पहुंचाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड कि भाई तुमको क्या करना है, हार्मोन प्रोड्यूस करना है। तो ये पुशेस हार्मोन्स इन ब्लड। ठीक, तो यहाँ से जो भी हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो ब्लड में जाएगा, जो एक्ट ऑन द टारगेटेड ऑर्गन। तो जो भी टारगेटेड ऑर्गन है, स्टमक है, किडनीज है, ब्लैडर है, ये हमारा स्टमक हो गया, ठीक है, ये हमारी इंटेस्टाइन हो गई, किडनी हो गई, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इवन लंग्स हो गए, हर जगह पर ये क्या करता है, अपनी सिग्नल पहुंचाता है। और ये रिस्पॉन्स होता है किसके लिए, उस स्टिमुलाई के लिए। ठीक है, तो ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है जिसको हम जनरली यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, और साथ में बात करते हैं हम नर्वस सिस्टम के बारे में। तो देखो, तुमको क्या समझना है, जो बात तुम्हारे लिए समझने की है वो ये है कि देखो, एंडोक्राइन जो होती है, नो डायरेक्ट कनेक्शन होता है किसी भी ऑर्गन और टिश्यू से, ऑफ कोर्स नहीं होता। भाई इनका काम क्या है, इनका काम है हार्मोन प्रोड्यूस करना, तो इनका काम तो मेन काम हार्मोन्स प्रोड्यूस करना है। अब इसका कोई लेना देना थोड़ी नहीं, हार्मोन्स वहां से निकल के पहुंचेगा अपनी जगह पर। ठीक, तो इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता किसी भी ऑर्गन से, हार्मोन्स जाता है वहां से निकल के। लेकिन नर्वस सिस्टम जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है कंट्रोल से, कंट्रोल ऑफ टिश्यूज ओवर टिश्यूज एंड ऑर्गन। ये बताता है भाई कि भाई कौन सा टिश्यू क्या काम करेगा, तो ये नर्वस सिस्टम क्या करता है, इसको सिग्नल पहुंचा देता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल पहुंचा दे, पिट्यूटरी, ठीक, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल पहुंचा दे। फिर एंडोक्राइन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन ट्रांसमिटेड स्लोली, यानी कि इनका जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्लो काम करता है। यहाँ पे ट्रांसमिटेड जो होता है बहुत ज्यादा फास्ट होता है, जैसे ही कोई चीज टच करेगी वैसे ही स्पाइन के पास सिग्नल पहुंच जाएगा। ठीक है, और वो रिस्पॉन्स में कोई ना कोई एक्शन के भी परमिशन प्रोसीड कर देगा। फिर इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि इसका इफेक्ट जो होता है बहुत लंबा चौड़ा होता है, बहुत टाइम तक इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इफेक्ट एकदम शॉर्ट है, जैसे आपको कोई जलन महसूस हुई, आपने हाथ हटाया, हाथ हटाते क्या महसूस हुआ कि भाई देखो वो जलन कम हो गई। ठीक है, एक तरीके से तो ये क्या होता है, शॉर्ट इफेक्ट होता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर एक बार कोई हार्मोन प्रोड्यूस हो गया तो वो उस चीज को इतना इम्पैक्ट करेगा कि उस चीज का असर बहुत टाइम तक तुमको देखने मिलेगा। अब बात करते हैं नर्वस कंट्रोल। तो ये नेटवर्क ऑफ नर्व होती है हमारी बॉडी के अंदर, हमने भी बात की थी, और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कनेक्टेड रहती है, यानी कि तुम्हारी बॉडी डायरेक्टली स्पाइन से कनेक्टेड रहती है और स्पाइन तुम्हारा यहाँ ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ब्रेन और ये स्पाइन, और ये है तुम्हारी नर्व्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड निकलेंगे, रीच करते हैं डिफरेंट पार्ट में, किसके थ्रू, वो भी ब्लड के थ्रू। ठीक है, मैसेज थ्रू नर्व्स जाता है, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में होता है, और यहाँ पे हार्मोन्स के थ्रू मैसेज आता है, हमने बात की थी। नर्व्स सेंट्रल नर्व सिस्टम कंट्रोल्स और कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लेकिन हम जानते हैं एवरी फंक्शन कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय स्पेसिफिक हार्मोन्स, यानी कि यहाँ पर एक काम के लिए एक ही हार्मोन होगा, ऐसा नहीं है कि भाई एक हार्मोन मल्टीपल वर्क करवा दे। ठीक है, एज इट इज इम्पल्सिव देयर इज नो सच थिंग एज क्वांटिटी इफेक्टिंग ऑर्गन्स, यानी कि यहाँ पर भैया जो ये इम्पल्सिव है, यानी कि जैसे ही तुमको फील होगा किसी चीज के बारे में कि भाई ये हुआ है वो हुआ है, तो ये एकदम से इसका इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम बात करें हार्मोनल की, तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ हार्मोन क्वांटिटी इफेक्ट टारगेटेड ऑर्गन, ये उस टारगेटेड ऑर्गन को लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करती है कि भाई तुमको ये काम करना ही करना है, और कब तक करना है, जब तक हम तुमको परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे। एनिमल्स हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड कॉल्ड सेंस ऑर्गन और रिसेप्टर्स। सेंस ऑर्गन का मतलब होता है जो महसूस करते हैं, जैसे तुम्हारी आंखें हैं, कान है, स्किन है, ठीक, माउथ है, टंग है, ये क्या है, सेंस ऑर्गन है। ठीक, और ये क्या करते हैं, रिसीव एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जैसे तुमने कोई चीज टेस्ट की तो तुम्हारी जबान क्या करेगी, उस चीज को टेस्ट करेगी। अब टेस्ट करेगी तो इसने उस चीज को रिसीव कर दिया।
ठीक, अब स्टिमुलाई के बाद आता है वन विच ब्रिंग्स रिस्पॉन्स इन द ऑर्गन। अब सपोज करो जो भी चीज तुमने टेस्ट की वो तुमको कड़वी लगी, अब जैसे तुमने कड़वी लगी तुमने उसको उगल दिया या उसको फेंक दिया, ठीक, तो ये क्या है, उसके लिए स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स हो जाएगा, ये रिस्पॉन्स हो जाएगा। अब बात करते हैं इम्पल्स। नर्व्स पास इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स नोन एज इम्पल्स, यानी कि जो तुम्हारी नर्व्स होती हैं वो जो सिग्नल्स हैं वो बहुत तेजी से एकदम इलेक्ट्रिकल वे में पास कराती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको वो चीज बहुत तेजी से जाएगी और उसके लिए रिस्पॉन्स भी बहुत तेजी से होगा। जैसे सपोज करें ये हमारे रिसेप्टर होती हैं आईज, सेंस ऑर्गन है, ये इसने किसी ग्लास को देखा, ये हमारे लिए हो गया स्टिमुलाई। ये सिग्नल सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसरी नर्व्स के थ्रू पहुंचेंगे ब्रेन तक, यहाँ ब्रेन पर पहुंच गए। अब ये ब्रेन क्या करेगा, इनको एक तरीके से रिलाई करेगा न्यूरॉन पर, ठीक है, वो न्यूरॉन को सिग्नल्स देगा कि भाई तुम इस गिलास को पकड़ लो, तो तुम्हारी ये मसल्स जो है, ये मसल्स उसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स कर रही है और रिस्पॉन्स करके उस गिलास को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। और दैट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स जो दिए जा रहे हैं नर्व्स सिस्टम के थ्रू। ऑलराइट, अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिसेप्टर हमारे पास कितने हैं, तो ऑफकोर्स हमारे पास आंख जो है जो लाइट के फोटो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। फोटो मतलब देख कर, लाइट की रोशनी में। अगर हम एयर्स की बात करें तो ये ऑडियो है, ये सुनकर करते हैं। अगर हम नोज की बात करें तो ये अल्फैक्टरी रिसेप्टर कहलाता है। अल्फैक्टरी का मतलब होता है जो स्मेल कर पाए, सूंघ पाए, ठीक है। इस अल्फैक्टरी इंडिकेटर भी हमने पढ़ रखा था, अल्फैक्टरी इंडिकेटर हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम एसिड बेस को आइडेंटिफाई करते थे बाय यूजिंग स्मेलिंग एजेंट जैसे कि विनेगर वगैरह। फिर आता है गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर। गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर बोलते हैं हम टंग को, और ये करती है चीजों का टेस्ट, कोई चीज कड़वी है, मीठी है, नमकीन है, ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा हमको, ये देगा। तो हमारे पास कितने हो गए यहाँ पर, 4 रिसेप्टर्स हैं जो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं हम वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम के बारे में। We all know about vertebrates कि vertebrates के अंदर क्या होता है, CNS होता है एक तो, ठीक है, सेंट्रल कमांड या सेंट्रल नर्व सिस्टम, और PNS होता है एक, ठीक है। तो पूरी बॉडी के अंदर पेरिफेरल नर्व सिस्टम जिसको बोलते हैं, PNS जो पूरी बॉडी में फैला है। अब ये PNS जो है ये कनेक्टेड रहता है इससे CNS से, सेंट्रल कमांड से, और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है यही क्या करता है, ये इंक्लूड करता है आपकी दो चीजें, यानी कि तुम्हारा जो CNS है, CNS it includes brain and spinal cord, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें PNS की, PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स फैली हुई है, ठीक है। इट इंक्लूड क्रेनियल प्लस स्पाइनल प्लस विसेरल नर्व्स, तीनों की तीनों नर्व्स ये कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे दो सिस्टम होते हैं, CNS और PNS, और जो CNS होता है वो जुड़ा होता है, PNS जो होता है वो जुड़ा होता है CNS से। इनके मेन जो फैक्ट्री होगी वो हमारी होगी CNS। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारा CNS जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंक्लूड करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। और फिर बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इंक्लूड करता है क्रेनियल, स्पाइनल और विसेरल नर्व्स को। ये कम्युनिकेशन बिटवीन CNS एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ये हेल्प करते हैं एक से दूसरी पार्ट की बॉडी को कनेक्ट करने में या उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने में। यहाँ पे बात करते हैं प्रोटेक्टिव फीचर्स ऑफ द CNS। ये कैसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ब्रेन जो होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है क्रेनियम से। क्रेनियम क्या है, इसका स्कल जो होता है ब्रेन के ऊपर, ठीक है, उसकी बात करें। इट कवर्स विद 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंग्स। तो मेनिंग्स जो है ये 3 मेम्ब्रेन से, ठीक। इसमें क्या होता है, स्पेस बिटवीन मेनिंग्स इज फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो भरा रहता है, किसके बीच में भरा रहता है, मेनिंग्स के बीच में भरा रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं इट प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रोक। जैसे सपोज करो किसी ने कोई चीज मार दी या कहीं पर हम गिर गए, तो ये मैकेनिकल स्ट्रोक्स कहलाते हैं। तो ये उससे क्या करता है, उस चीज को बचाए रखता है। मेनिंग्स एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स कवर स्पाइनल कॉर्ड टू, यानी कि ये साथ में स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करेंगे।
स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि उसके और पास जो होता है एक वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, जिसको जितने भी वर्टिब्रा होते हैं उन सबके अंदर होता है। पहली चीज, हमारी बॉडी जो होती है, हमारा ब्रेन जो होता है वो स्कल में कवर रहता है, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा सॉलिड सरफेस से एक स्कल बनी होती है, उसके अंदर ब्रेन रहता है और उसकी जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है उसे बोलते हैं मेनिंग्स। ठीक, अब मेनिंग्स की जो सबसे ऊपरी परत है उसे बोलते हैं स्कल, फिर उसके बीच में रहता है फ्लूइड जो मैकेनिकल स्ट्रोक से बचाएगा, और फिर रहता है हमारा ब्रेन। ठीक, अब ये फ्लूइड जो है ना, फ्लूइड बिटवीन द मेनिंग्स, ठीक, ये रहेगा यहाँ पर, जैसे ये जो फ्लूइड भरा हुआ है ना इसको बोलते हैं। अब ये यहाँ भी होता है, ठीक, इस तरीके से इसे बोलते हैं वेंट्रिकल्स फ्लूइड फील्ड, यानी कि इस जगहों पे ये जो है ये रहेगा वेंट्रिकल फ्लूइड फील्ड रहता है इसमें, और ये रही हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी दे रखी हैं। तुम्हारे लिए जानने वाली चीज क्या है कि भाई जो तुम्हारा ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है क्रेनियम से। ठीक है, क्रेनियम्स और सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जिसको हम बोलते हैं PNS। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। तो ये दो चीजें जो है इसके अंदर आती हैं। अब स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं, जो ये स्पाइन है, ठीक है, इससे जो नर्व्स निकल के पूरी बॉडी के अंदर फैली रहेंगी उन्हें बोलते हैं हम स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें क्रेनियल नर्व्स की, ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो तुम्हारे माउथ वगैरह, जबड़े वगैरह में पाए जाते हैं। ये 12 पेयर्स होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं। तो 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स कम्स आउट ऑफ ब्रेन। किससे आती है, ब्रेन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ब्रेन के करीब है, तो ब्रेन से आती है। कवर द ऑर्गन्स हेड, यानी कि जो उसका सिर होगा उसको कवर कर लेंगे। बाकी उसके बाद बात करें हम स्पाइनल की, तो ये 31 पेयर्स होते हैं। स्पाइनल नर्व्स कम आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड कवर ऑल द ऑर्गन्स बिलो द हेड रीजन्स। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। तो हेड रीजन के नीचे जितनी भी सेल्स आई हैं वो सारी की सारी कौन कवर कर लेगा, ये कवर कर लेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे सबसे ऊपर होता है हमारा ब्रेन। नॉर्मली सबसे ऊपर हमारे पास क्या होता है, ब्रेन होता है। तो ये चीज जो हमारी ब्रेन करे आएगी। फिर उसके बाद जो नीचे की ओर शुरू होती है ये पूरी की पूरी लेयर, जो हमारी पूरी बैक को सपोर्ट भी देती है, और इवन इट ऑल्सो वर्क्स एज ए पार्ट ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ से स्टार्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, अब स्पाइनल कॉर्ड से जो जुड़ी होती है उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। टू आर्म्स, जैसे यहाँ पे ये जो नर्व्स हैं ये आर्म्स की तरफ जा रही हैं। फिर ये होती है स्पाइनल नर्व्स टू ट्रंक, यानी कि जो तुम्हारा ये हिस्सा होगा पीछे वाला और आगे वाला जो पूरा हिस्सा है उसको बोलते हैं हम एक तरीके से ट्रंक। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम 8 पेयर्स जो होते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं, इस जगह पे। ठीक है, फिर थोरेक्स के नीचे वाले पार्ट जो आते हैं 12 पेयर्स आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे तुम नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पे आता है लिम्बर नर्व्स। ठीक है, तो ये लिम्बर नर्व्स जो होती है ये आ जाते हैं 5 पार्ट्स। ठीक, तो अगर मैं इसी चीज को डिफाइन करूं तो ये आ जाएंगे 5 पार्ट्स। फिर आते हैं सेक्रेल नर्व्स जिसमें 5 पार्ट्स आएंगे। फिर आएगा कोर्टिजियल नर्व्स जिसमें 1 पार्ट आएगा। तो अगर मैं इसके कोड की बात करता हूं तो यहाँ पे 8, फिर 12, फिर 5, फिर 5 और फिर 1, और ये टोटल हो जाएंगे हमारे, अगर हम इसको काउंट करते हैं ये आ जाएंगे 31। ठीक है, टोटल हमको 31 करने हैं पेयर्स। तो इतने पेयर्स तो हमारे यहाँ आ गए, और टोटल यहाँ से अगर हम देखेंगे तो फिर हम दूसरी साइड में भी इस चीज को काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डबल करके दोनों का हमको 31 मिल जाने चाहिए। तो ये हो जाएगा 8, ये भी होगा 12, ये होगा 5, ये होगा 5 और ये होगा 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा 8 8 मतलब 16, 24, 10 10 एंड 1 2। ठीक, तो इस तरीके से 30 पेयर का मतलब टोटल बैठ जाएगा हमारे पास। अगर हम इसको काउंट करें तो ये हो गया हमारा 6 और 4 10 10 10 20 30 30 एंड 31 32। तो यहाँ पर आ गया 2, फिर ये आ गया 3, फिर ये है 3 और 3 6, यानी कि टोटल हो गया 62। यानी कि 31 पेयर होते हैं और 62 टोटल हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से फिर यहाँ पे आ जाएगी स्पाइनल्स जो हमारी जा रही है लेग्स के अंदर। ठीक है,
तो इस तरीके से टोटल हमको मिल जाएगा। तो 8, 8, 12, 5, 5, 1 इस तरीके से ऊपर से नीचे रहते हैं। अब हम आ गए दूसरे पे, जहां पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। तो इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। किसी न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन हमारा चार पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है जिसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, ये होते हैं डेंड्राइट्स। ये जो इतने भी ये इसके कॉर्नर्स होंगे उनको बोलेंगे हम डेंड्राइट्स। फिर होती है सेल बॉडी, यानी कि पूरा जो सेल का न्यूक्लियस वगैरह जहाँ पे है तो वो सेल बॉडी हो गई। फिर उसके बाद बोलते हैं उसको एक्सोन, ठीक। और फिर लास्ट में ये टर्मिनल्स होती हैं, इसको बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। इनके बीच में क्या होते हैं, दूसरी वाली सेल यहाँ पे शुरू होगी तो इसके बीच में जो गैप होगा उसी को बोल देंगे हम सिनेप्स। अब इसको समझते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम इज न्यूरॉन। न्यूरॉन इज ए सेल, ठीक है। ये एक सेल होती है और ये क्या होती है, नर्व सेल होती है। इसमें जो पहला पार्ट होता है वो होता है डेंड्रियल्स। ये काम करता है रिसीव करने का, किसको, इंफॉर्मेशन को, किससे, फ्रॉम एक्सोन ऑफ द अनदर सेल एंड कंडक्ट द मैसेज टूवर्ड द सेल। यानी कि जो ये एक्सोन है यहाँ से मैसेज आएगा डेंड्रियल्स के पास, ठीक है। डेंड्रियल्स क्या करेगा, इसको दूसरी सेल में पहुंचा देगा, जो दूसरी सेल्स के सिनेप्सिस गैप से होते हुए। फिर आती है सेल बॉडी, तो कंटेंट्स न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेल्स, तो यहाँ पे सब ये पाए जाएंगे। फिर बात करते हैं एक्सोन की। एक्सोन क्या करता है, एक्सोन कंडक्ट मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी कि ये क्या करता है, मैसेज को पहुंचाता है सेल बॉडी से दूर, ठीक है, यहाँ से दूर पहुंचा देता है, ठीक है। किसके साथ होते हुए, इसके नर्व्स एंडिंग्स के थ्रू। फिर आता है सिनेप्स। सिनेप्स जो होते हैं ये स्मॉल गैप होते हैं बिटवीन एडजेसेंट न्यूरॉन्स। हियर द नर्व्स इंपल्स पासेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, यानी कि यहाँ पे जो अगला न्यूरॉन यहाँ से शुरू होगा, ठीक, तो ये अगला न्यूरॉन क्या करेगा, इन मैसेज को एक सेल से दूसरी सेल पहुंचा देगा। तो ये इनके बीच में जो आएगा इसको बोलते हैं सिनेप्स। यहाँ से होकर इंफॉर्मेशन एक से दूसरे सेल में जाते हैं, ठीक। और इसके अंदर जो लगे रहते हैं ये कहलाते हैं इसके डेंड्राइट्स, ठीक। तो डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन और सिनेप्स, इस तरीके से क्या है हमारी पूरी स्टोरी चलेगी। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लेना क्योंकि इट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब ट्रांसमिशन बाय इंपल्स की बात करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन कैसे जाती है। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज एक्वायर्ड बाय डेंड्राइट्स इन ए न्यूरॉन। इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल्स थ्रू, तो यहाँ से क्या है, ये डेंड्रियल्स, ये है, ये जो है, ठीक है। यहाँ से ये आती है फिर सेल बॉडी, फिर ये आती है एक्सोन, एक्सोन से जाते हैं नर्व्स एंडिंग की तरफ, नर्व एंडिंग से होते हुए दूसरे डेंड्रियल्स के पास इंफॉर्मेशन पास हो जाएगी, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन होंगे, ठीक है। उसके बाद एसोसिएट न्यूरॉन्स होंगे और फिर मोटर न्यूरॉन्स होंगे। अब तुम इनको सबको समझ लो कि भाई मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, एसोसिएट न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, और उसके बाद बात करते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है। तो देखो सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो होते हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं, ठीक है, और फिर वो उसको पहुंचाते हैं एसोसिएट के पास। तो एसोसिएट क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद जो भी एक्शन करने वाला होगा उन न्यूरॉन को वो एक्शन के लिए इंफॉर्मेशन देगा। अब ये न्यूरॉन जाकर इस हाथ को, जैसे ये हैंड है तो हैंड क्या करेगा, यहाँ से इफेक्टर का काम करेगा और रिस्पॉन्स देगा। तो ये क्या करता है, इसका काम होता है मोटर रिसेप्टर या मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये पहली चीज आती है सेंसरी, तो ये क्या, कन्वे स्टिमुलाई फ्रॉम द रिसेप्टर टू द ब्रेन, ठीक। फिर इसके बाद क्या आता है एसोसिएट, ये क्या है, इंटरप्रेट, ये चीजों को देखेंगे कि भाई क्या करना क्या है, ठीक। और गिव्स एप्रोप्रिएट कमांड टू द मोटर न्यूरॉन्स। अब ये कन्वे, जो मोटर न्यूरॉन का काम क्या है, कन्वे मोटर कमांड टू इफेक्ट मसल्स और ग्लैंड, यानी कि ये क्या करेंगे उसके बाद फिर ये ऑर्डर देंगे कि भैया अब इस काम को करना है, तो वो हैंड वगैरह जो होगा उस काम को करवाएगा। अगला बात करते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम जो खुद ब खुद काम करता है, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ना हो, तो उसे बोलते हैं हम ऑटोनोमस, ठीक है। तो ऑटोनोमस के अंदर जो सबसे ज्यादा आने वाली चीजें होती हैं वो आती हैं, जैसे सपोज कर लें हम यहाँ पे बात करते हैं ऑटोनोमस के अंदर चेन ऑफ नर्व्स, जिसको बोलते हैं गैंग्लियन, दैट रन्स अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंटरी एक्शंस, ऐसे एक्शंस जिसमें कोई वॉलेंटरी यानी कि हमारी राय मशवरे की जरूरत ना हो, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं सिंपैथेटिक और एक होते हैं पैरासिम्पैथेटिक।
नर्व सिस्टम। अब समझ लो तुम, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का मतलब क्या है। तो हाइटन द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन एज पर द नीड, यानी कि उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देना, हाइटन कर देना। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम क्या होता है, स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन एज ए कामिंग इफेक्ट, यानी कि रिलैक्स करा देता है। अब इसमें क्या है, एग्जांपल समझ लो, इट इंक्रीजेस द ब्रीथिंग रेट एंड हार्ट रेट ड्यूरिंग द रनिंग। जब आप भागते हो तो आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उस केस में क्या करता है, ये खुद ब खुद ही जो सिंपैथेटिक होते हैं ये हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, और जिससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जा पाती है और हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। इट इज टू मीट इंक्रीज इन ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि जिससे ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाए, मीट हो जाए। दूसरी जगह ब्रीथिंग रेट हार्ट रेट स्लो डाउन ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि जब तुम सोते हो तो तुम्हारी जो हार्ट रेट वगैरह है वो क्या कुछ हो जाएगी, खुद ब खुद स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक का काम है। अब बात करते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में। तो हम सीएनएस के बारे में जानते हैं, पीएनएस के बारे में भी जानते हैं। अब सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है कि जैसे अगर हम सिंपैथेटिक की बात कर रहे हैं, सिंपैथेटिक, तो इसके केस में क्या होता है, ये देखिए, जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है, या हमने किसको नाम दे रखा है ऐसे कि ये भाई T1 वाला केस आ गया, ये हमारा T1 वाला केस है और ये हमारा T12 वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है, डायलेट्स पपिल्स, पपिल्स को डायलेट कर देना, इनहिबिट सेलिवेशंस, फिर इसके बाद रिलैक्स ब्रोंचाई, ठीक है, एक्सेलरेट हार्ट बीट, ठीक, इनहिबिट पेरिस्टेटिक्स एंड सिक्रीशंस। फिर अगर इसमें बात करें लीवर में, तो स्टिमुलेट्स ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड रिलीज। अब किडनी में बात करें तो सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नोराड्रेलिन, ठीक, इससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मतलब तेजी से हार्ट बीट चलने लगती है। इनहिबिट ब्लेडर्स एंड कॉन्ट्रैक्शंस, फिर इसके बाद स्टिमुलेट्स ऑर्गन्स, ठीक, स्टिमुलेट कर देता है ऑर्गन्स को। फिर बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है पपिल्स को, स्टिमुलेट्स कर देता है सलाइवा फ्लो को, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है ब्रोंचाई को, स्लो कर देता है हार्ट बीट को, स्टिमुलेट्स कर देता है पेरिस्टेटिस एंड सिक्रेशन को, किसके अंदर, स्टमक के अंदर, स्टिमुलेट कर देता है वाइल रिलीज को, और कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ब्लेडर को। ठीक है, और यहीं पे क्या करेगा ये, अगर हम यहाँ पर और बात करें, इसको और समझने की कोशिश करें, तो यहीं पे क्या करेगा कि हमारा ये बॉडी का जो ये वाला पार्ट है उसको भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, इनका रिलैक्स कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने अपने फंक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्शन और रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्शन के बारे में। तो हमने पहले देखा कि भाई जो वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी होते हैं वो तो ऑटोनोमस होते हैं, खुद ब खुद होते हैं, लेकिन वॉलेंटरी क्या होते हैं, ये होते हैं ऑटोमेटिक, ठीक, नॉट ऑटोमेटिक विद अवेयरनेस, यानी कि तुम जो डिसीजन लोगे मुझे ये करना है नहीं करना है वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स द एक्शन। तो जो तुम्हारे वॉलेंटरी एक्शन है वो कंट्रोल किए जाते हैं सेरिब्रम से। ठीक, जब हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सेरिब्रम क्या क्या करता है। फिर अगर हम बात करें इनवॉलेंटरी, तो ये कंट्रोल किए जाते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा के थ्रू। ठीक, तो इसमें स्पीड जैसे अगर बात करें तो वॉलेंटरी की स्पीड स्लो होती है, जैसे किसी हाथ से कोई चीज टच करना वगैरह वगैरह, तो स्लो होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनवॉलेंटरी की, तो इसमें स्पीड फास्ट होती है। ठीक, जैसे हार्ट रेट है वो बढ़ रही है तो वो फास्ट होगी। अब नर्व्स पाथवे की बात करें तो पहले रिसेप्टर आएगा वॉलेंटरी में, वो स्पाइनल तक मैसेज पहुंचाएगा, स्पाइनल से सेरिब्रल तक मैसेज पहुंचेगा, फिर यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में आएगा और फिर हम इफेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इनवॉलेंटरी में, तो यहाँ पर रिसेप्टर के पास मैसेज आता है, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड पहुंचाता है, स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लिगेटा पहुंचाता है, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाएगा, फिर वो इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में आ रहा है मेडुला ऑब्लिगेटा, यहाँ पे बीच में आ रहा है सेरिब्रम। अब एग्जांपल, जैसे स्पीकिंग, बोलना है वॉलेंटरी एक्शन है, वॉकिंग है वॉलेंटरी एक्शन है, लिखना है वॉलेंटरी एक्शन है। अगर हम बात करें यहीं पे इनवॉलेंटरी, तो यहाँ पर आता है हार्ट बीट्स, ठीक, दिल का धड़कना। दूसरा रेस्पायरेशन, सांस लेना, तेज लेने लगना, कम तेज लेने लगना, और पेरिस्टेल्सिस, ये भी क्या है, एक तरीके से इनवॉलेंटरी ही है। अब बात करते हैं हम रिलैक्स एक्शन के बारे में। तो रिलैक्स एक्शन जो है वो एक ऑटोमेटिक
एंड रैपिड रिस्पॉन्स होता है टू स्टिमुलाई, ठीक, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन के केस में क्या होता है, जैसे सपोज करें ये तुम्हारा हाथ है, हम इसको मानते हैं तुम्हारा हाथ, और यहां पर गर्म चाय रखी है, ठीक, जैसे तुम्हारी फिंगर इस गर्म चाय के अंदर जाएगी, ये क्या करेगा, एकदम से झटका देकर इसको हटा देगा। तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि ऐसे एक्शन जो एकदम हो जाए। और रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल किए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। इसका ब्रेन से कोई भी लेना देना नहीं होता है, डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज जाता है इसका, और वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए बोलता है, और आप एकदम से उस चीज पे हाथ हटा लेते हो। तो यहाँ पे जैसे कोई स्टिमुलाई आया, रिसेप्टर ने सेंस ऑर्गन को दिया, सेंसरी न्यूरॉन्स ने उस इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दिया, और वो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, मोटर एक्शन को जस्ट एकदम रिस्पॉन्स के लिए बोलेगी, और इफेक्टर होगा मसल्स के थ्रू, और रिस्पॉन्स हमारा सामने आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। आगे बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल। जैसे सपोज करें कि आपका कोई स्टिमुलाई ये रहा, हमारा कोई स्टिमुलाई है, ठीक है, और ये डिटेक्टेड बाय, ये डिटेक्ट करेगा, सेंसरी नर्व्स क्या करेंगे, इंपल्सेस को भेजेंगे। जैसे स्किन को या लेग पर किसी चीज ने हमारे काट लिया हो, ठीक है, कील वगैरह लग जाए, जहां से एकदम से स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, ठीक, और रिलाय न्यूरॉन यानी कि सेंट्रल सीएनएस के अंदर आ गया, तो यहाँ पर मोटर जो न्यूरॉन होंगे वो एकदम इंपल्स जनरेट करेंगे और इफेक्ट में आएगा, और तुम क्या करोगे, जंप करके वहां से हट जाओगे, ठीक, इस तरीके से काम करता है। अब ये क्या है, वॉलंटरी एक्शन है जो कंट्रोल किया जा रहा है ब्रेन के थ्रू। इनवॉलंटरी एक्शन जो कंट्रोल किए जाते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू किए जाते हैं। तो जैसे सपोज करो स्पाइनल कॉर्ड ने जो हमारा एक्शन अभी रिस्पॉन्स दिया है वो क्या है, इनवॉलंटरी है, हमने खुद कर लिया, एकदम से कर लिया, और हमने ऐसा नहीं सोचा कि अगर सपोज करो हम कील पे चढ़ गए तो हम रोके रहते वहां पे कि नहीं जी हमको तो बैठे रहना है बस इसके ऊपर। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या हुआ, इमिडिएट हुआ है, जो किसके थ्रू हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड करती है इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल। ऑलराइट, ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट। जैसे रिफ्लेक्स आर्क की बात करते हैं, आर्क, रिफ्लेक्स आर्क इज पाथवे अलोंग विच नर्व्स इंपल्स ट्रेवल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो इंपल्स करते हैं, जैसे स्टिमुलाई है कोई, वो रिसेप्टर के पास आया, तो रिसेप्टर ने उसको सेंस ऑर्गन से सेंस किया, और सेंसरी न्यूरॉन ने उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा दिया स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, रिलाय नर्व्स के थ्रू, या फिर एक तरीके से बोलते हैं कोई भी जो यहाँ पर जरूरत है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोटर नर्व्स हमने बोला, तो ग्लैंड्स को हटा देते हैं, मोटर नर्व्स हैं तो वो उनको इंफॉर्मेशन देगा, और वो इफेक्टर के रूप में उस चीज के लिए रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आर्क हो गई हमारी। इसका एग्जाम्पल यही है कि जैसे चाय, गर्म चाय हो, हमारा हाथ जैसे टच करता है तो ये इन्फॉर्मेशन पहले जाती है झट से स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर वहां से इन्फॉर्मेशन आती है, और हम एकदम इफेक्टर के थ्रू मसल्स हमारी उस चीज को दूर कर देती है, ठीक। तो हम उस चीज से क्या हो जाते हैं, एक तरीके से जल्दी से बच जाते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे डिफरेंस के बारे में, तो वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है। तो हम जानते हैं वॉलंटरी मतलब जो चीज अवेयरनेस के थ्रू हो और वो नॉट ऑटोमेटिक हो। यहाँ पे क्या होता है, एक्शन विच डू नॉट नीड्स थिंकिंग एंड परफॉर्म्ड अनविलिंगली, यानी खुद ब खुद हो जाए, इतना सोचना न पड़े। और रिफ्लेक्स एक्शन रैपिड होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। अब कंट्रोल देख लेते हैं, तो हम जानते हैं कि भैया जो वॉलंटरी थे वो यहाँ पर जो होते हैं वो सेब्रम से कंट्रोल किए जाते हैं, और जो इनवॉलंटरी होते हैं वो मेड्यूला से कंट्रोल किए जाते हैं, और अगर हम बात करें रिफ्लेक्स तो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक। ये स्लो होते हैं हमेशा वॉलंटरी, ठीक, इनवॉलंटरी फास्ट होते हैं, और जब हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं सडन और फास्ट होते हैं, ठीक। जैसे वॉकिंग वॉलंटरी है और हार्ट बीट हमारी इनवॉलंटरी है, इसी तरीके से टचिंग ए हॉट पेन वो क्या हो जाएगा, वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन की कैटेगरी के अंदर आएगा। अब बात करते हैं हाउ नर्व टिश्यू कॉजेज मस्कुलर मूवमेंट्स, यानी कि नर्व टिश्यू किस तरीके से मस्कुलर मूवमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक। तो सुनो, नर्व्स इंपल्स जो होती हैं वो रीच टू मसल्स जाएंगे, मसल्स तक पहुंचेंगे, जिससे मसल्स जो फाइबर होंगे वो क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे, यानी कि मूवमेंट इज कॉज्ड बाय द स्पेशल प्रोटीन। तो एक प्रोटीन है जो इसको मूव करने के लिए मजबूर कर रही है। फिर प्रोटीन चेंजेस शेप एंड अरेंजमेंट, ठीक है, प्रोटीन क्या करेगी, शेप और अरेंजमेंट चेंज करेगी,
मसल्स का, और मसल सेल श्रिंक, यानी कि इससे मसल सेल्स क्या करेंगे, श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। दिस मेक्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से मसल सेल्स क्या कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, राइट। अब बात करते हैं हाउ नर्व टिश्यू कॉजेस मस्कुलर मूवमेंट्स, यानी कि नर्व टिश्यूज के अंदर मस्कुलर मूवमेंट्स कैसे होता है। तो देखो तुम जानते हो ये है हमारी एक एक्सॉन ब्रांच, ठीक, और ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि जहां पे जुड़ी हुई होगी वो न्यूरोमस्कुलर होगा। ये होता है प्री सिंपेटिक टर्मिनल्स, ये वाला जो हिस्सा है प्री सिंपेटिक टर्मिनल्स है। ये है कैपिलरी जो ब्लड की होती है, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, और ये होती है मसल्स फाइबर्स, और इसे बोलते हैं एक तरीके से मायोट्रिफिल्स या मायोफाइबर्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो भी चेंज है, यानी कि जो प्रोटीन आएगी हमारी यहाँ पर, वो क्या करेगी, अपना एक्शन दिखाएगी, ठीक है, और उस प्रोटीन के एक्शन की वजह से हमारी मसल्स या तो सिकुड़ेंगी या फिर एक तरीके से रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स से अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की बात करें तो इसको तो हम समझ चुके थे। तो ब्रेन क्या करता है, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, सबसे ज्यादा जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है वो ब्रेन ही है, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड रहता है किसके द्वारा, क्रेनियम के द्वारा। इट कवर्स बाय 3 मेम्ब्रेन्स, स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेनिंग्स, ठीक। मेनिंग्स में क्या रहता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, और ये फ्लूइड क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किसी भी बाहरी एक्शन से या दबाव से, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के अंदर क्या होता है, एक तो फोर ब्रेन होता है जो हमारे आगे का हिस्सा होता है, ठीक है। उसके बाद बीच वाले हिस्से को बोलते हैं मिड ब्रेन, और जो लास्ट में पीछे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है। तो अगर फोर ब्रेन की बात करें आगे वाले हिस्से की, तो यहाँ पे पाया जाता है सेरिब्रम और अल्फैक्टरी लोब। अल्फैक्टरी जो स्मेल वगैरह को डिटेक्ट करते हैं, सेरिब्रम वही जो हम अभी बात कर रहे थे जो वॉलंटरी एक्शन के लिए इंक्लूडेड रहता है। मिड ब्रेन की बात करें तो ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन को, ठीक। कंट्रोल रिफ्लेक्स इन्वॉल्विंग आई एंड ईयर, यानी कि रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है और साथ में आई और ईयर को देखता है। अब बात करते हैं हिंड ब्रेन। इसके अंदर आती है 3 चीजें, एक तो आती है सेरिब्रम, दूसरा आते हैं पोन्स, और तीसरा आते हैं मोड्यूला ऑब्लिगेटा। मेड्यूला ऑब्लिगेटा जो है ये वही जगह है जो कंट्रोल करती है इनवॉलंटरी एक्शंस को, ठीक। ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर लेगी यहाँ पर। अब बात करते हैं हम, ये फ्रंटल लॉब हो गया, ये पेरिएटल लॉब हो गया, ये ऑसिपिटल लॉब हो गया, ये टेम्पोरल लॉब हो गया। अब हम बात करते हैं हम सबसे पहले ऑसिपिटल लॉब की। तो इसका मेन काम जो है, अगर हम ऑल्फैक्टरी लोब्स के अंदर ही देख रहे हैं तो जो हमारा ऑसिपिटल लॉब है ये वर्चुअल रिसेप्टर है, यानी कि जो तुमने आंखों से देखा उनको रिसीव करने का काम क्या है, ऑसिपिटल लॉब का है। अब बात करते हैं टेम्पोरल लोब की, तो ये आगे हमारे टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल का जो है ऑडिटरी रिसेप्टर है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सुनी हुई इन्फॉर्मेशन आती है। फिर बात करते हैं पैराइटल लोब की, तो ये जैसे टच किया हो, स्मेल किया हो, टेम्परेचर हो, ये कॉन्शियस एसोसिएशन वगैरह को जो हम नॉर्मली देख के समझ के करते हैं उसके बारे में चीजों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। फिर बात करते हैं फ्रंटल लोब की, तो इसे बोलते हैं मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। ये किसका काम क्या है, मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम क्या है, इस वाले हिस्से का हो जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं यहाँ पर कि ब्रेन के पार्ट और उनके एक्शन, ठीक है। तो हम इसी को समझने की अभी कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें सेरिब्रम की, तो इसका मेन काम जो है थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी है या ब्रेन है। ये ब्रेन के अंदर जो थिंकिंग का पार्ट है वो सेरिब्रम के अंदर ही होता है, ठीक है। और सेरिब्रम के बारे में हम जानते हैं ये वॉलंटरी एक्शन जो होते हैं जिनको सोच समझ के लिया जाता है उनके लिए करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, स्पीच, इंटेलिजेंस, साइन, हियरिंग, यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। फिर इसके बाद होता है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, सेंड करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेरिब्रम, ठीक। सेरिब्रम को कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन कौन भेजेगा, वो भेजेगा थैलेमस। फिर बात करते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक। तो कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। थैलेमस जो ग्लैंड होती है ना हमारे अंदर, उसकी बात बता रहे हैं। फिर हाइपोथैलेमस उसकी जस्ट ऊपर ग्लैंड होती है। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन वाटर बैलेंस, कंट्रोल अर्ज फॉर द ईटिंग, ड्रिंकिंग, कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ऑल्सो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। फिर बात करते हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम था वो सेरिब्रम की बात करते हैं। सेरिब्रम के केस में क्या होता है,
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट मस्कुलर एक्शंस, यानी कि यहाँ पर मस्कुलर एक्शन को कंट्रोल करेगा। मेंटेन पोस्चर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, फिर ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, ड्रिंकिंग और राइडिंग, यानी कि ये जो आ गया हमारा, ये आ गया हमारा एक तरीके से वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने वाला हिस्सा, यानी कि सेरिब्रम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मुझको ये सेरिब्रम जैसा लगा था, ठीक है। तो अब बात करते हैं पोन्स वाले एरिया की। ये कंट्रोल करता है ब्रीथिंग रेट, ठीक। मेन चीज याद रखना, पोन्स का काम है ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करना। कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन, मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। मेडुला ऑब्लिगेटा हम जानते हैं ये करता है इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल, ठीक। कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन सच एज ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, मूवमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल्स, रेगुलेट रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस लाइक सैलिवेशंस एंड वोमिटिंग, इनको भी मेडुला ऑब्लिगेटा ही कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं नॉर्मली, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के केस में क्या देखते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी, वो क्या करती हैं, डक्टलेट ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से ट्यूबलेस ग्लैंड, यानी कि इनसे निकालने के लिए हार्मोन्स को ट्यूब्स वगैरह नहीं होती, वो क्या होता है एक तरीके से ऑस्मोसिस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज होता है। दैट सिक्रेट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू द बॉडी, यानी कि उसका काम ही है बॉडी के अंदर डायरेक्टली हार्मोन्स को क्या कर देना, सिक्रेट कर देना। अब हम समझ लेते हैं कि भाई इसमें हार्मोन्स कौन कौन से या कौन कौन सी ग्लैंड्स है, ठीक। तो जैसे ब्रेन के अंदर पाई जाती है पीनियल ग्लैंड, ठीक है, ब्रेन के अंदर पाई जाती है पीनियल ग्लैंड, ठीक। फिर उसके बाद उसके नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड और थैलेमस ग्लैंड, ब्रेन के अंदर ही हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सारी बॉडी को कंट्रोल करती है, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको कंट्रोल करती है। फिर आती है थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, ये आ जाती है हमारे थ्रोट के अंदर, ठीक है। फिर आती है थाइमस ग्लैंड जो होती है बिल्कुल चेस्ट के बीचों बीच। फिर आता है पैनक्रियाज, ये भी क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं इसको। फिर किडनी के ऊपर होती है जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ऑलराइट। फिर ओवरी के अंदर फीमेल्स के अंदर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ऐसी यहाँ पे प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है, और मेल के अंदर होती है टेस्टिस। ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो तुमको याद रखनी है, ठीक है। तो पहली, दूसरी और तीसरी थैलेमस हो गई, फिर फोर्थ और फिफ्थ, ठीक। फिर ये आ गया 6, फिर 7, फिर ये 8 और फिर ये हो गए 9, यानी कि अराउंड 9 ग्लैंड्स हैं जो तुम्हारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पर यही नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरी वाली जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके थोड़े फंक्शन अलग होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, रेगुलेट करती है ग्रोथ को। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स रेगुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कंट्रोल करती है इसको, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह भी। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन देती है जो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। पैराथायराइड का काम होता है कैल्सिनोटिन और पैरा हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल, इंक्रीज कैल्शियम एंड डिक्रीज द फॉस्फेट लेवल। एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन देता है जो इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, रेस्पिरेशन को, ब्लड प्रेशर को ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड सिचुएशन। इसको बोलते हैं फाइट फ्लाइट हार्मोन, ऑलराइट, ओके। नाउ पैनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन और ग्लाइकागोन। पहले का काम है इसका डिक्रीज करना ब्लड में ग्लूकोज को, और दूसरे का काम है इंक्रीज करना ब्लड में ग्लूकोज को। टेस्टिस देते हैं टेस्टोस्टेरोन, रेगुलेट करता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ओवरी के अंदर होता है प्रोगेस्टेरोन्स एंड एस्ट्रोजन। प्रोगेस्टेरोन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रिपेयर द वॉल ऑफ यूटेरस फॉर द अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को। एस्ट्रोजेंस क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और इवोल्यूशन एक्सेट्रा, और कंट्रोल मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इन फीमेल्स। थाइमस से निकलता है थायमोसिन जो प्रोड्यूस करता है इम्यूनिटी, यानी कि बीमारी वगैरह से बचाने का काम।
पीनियल ग्लैंड जो होती है ये मेलेटोनिन सिक्रेट करती है जो स्टिमुलेट करता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस को। ठीक, अब हमारे पास आता है फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड इज रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि कितना निकलना है, काम हो गया है नहीं हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि कोई एक ग्लैंड लगातार ही तुम्हारी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती रहे और बॉडी के अंदर उससे क्या हो जाए, बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन हो जाए। कैसे? जैसे ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस इन ब्लड तो पैनक्रियाज सिक्रेट करता है इंसुलिन। अब इंसुलिन कितनी सिक्रेट करनी है या कितना ब्लड के अंदर जो इंसुलिन है उसको कंट्रोल करके रखना है, यानी कि कितनी कमी बनाए रखना है, तो इंसुलिन रिड्यूसेस द ग्लूकोज लेवल, ये इसका मेन वर्क है। तो अब क्या होगा, पैनक्रियाज रिलीजेस ग्लाइकोन, प्रमोट्स ग्लाइकोन ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज इंक्रीजेस, अब पैनक्रियाज क्या करेगा, फिर इंसुलिन प्रोड्यूस कर देगा, जो ब्लड जो लेवल है हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अब बात करते हैं वाई इज आयोडीन सॉल्ट एडवाइजेबल, यानी कि आयोडीन सॉल्ट किस तरीके से एडवाइजेबल है, क्यों हमको खाना चाहिए। तो आयोडीन जो होती है ना वो थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाने में हेल्प करती है। अब थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के। अब आयोडीन की डिफिशिएंसी होने पर ग्लॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें गले की जो ग्लैंड होती है थायराइड वो बड़ी होने लगती है, और थायराइड ग्लैंड इनलार्ज कॉजिंग द स्वेलिंग इन नेक। अब आयोडीनाइज कॉमन सॉल्ट अगर हम खाते हैं तो उससे प्रॉपर कंटेंट ऑफ आयोडीन मिलता है। तो अवॉइड द डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आपको हमेशा आयोडीनाइज सॉल्ट ही खाना चाहिए, इससे हमको ऐसी कोई बीमारी ना हो। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स के बीच में। ये अभी तक हम ह्यूमंस की बात कर रहे थे, अब हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट की बात करेंगे। अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर भी क्या होते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। इनमें कोई ब्रेन तो होता नहीं है, तो जो स्ट्रक्चर होती है प्लांट की वो अडॉप्ट करती है देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। ठीक, तो ग्रोथ कंट्रोल्ड बाय द ग्रोथ हार्मोन। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट होता है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होता है ऊपर की ओर एकदम, ठीक, और दूसरा होता है नास्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं हम नास्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। तो अगर बात करें नास्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट, तो अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होती है मूवमेंट की। ठीक है, अब ग्रोथ डिपेंडेंट होती है, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है वो डिपेंडेंट होती है भैया मूवमेंट के। अब टाइम ऑफ एक्शन क्या होता है, इसमें इमीडिएट एक्शन होता है और यहाँ पे स्लो एक्शन होता है। रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा, इसमें डायरेक्शनल होगा। रीजन ऑफ एक्शन क्या होगा, चेंजिंग, टर्बो और सेल डिवीजन इसके अंदर देखने को मिलेगा, जिससे बहुत ज्यादा उसके ट्रॉपिक मूवमेंट हो जाए। एग्जाम्पल में फोल्डिंग ऑफ द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट मिमोसा जो है, जैसे ओपनिंग ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ये सब कंट्रोल किया जाता है नास्टिक मूवमेंट्स के अंदर। अब बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट में, तो यहाँ तो होता है फोटोट्रोपिज्म, गैस्ट्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म। ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, ये आ जाएंगी हमारी उसके अंदर, जिसके हम बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स में। ठीक है, अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स के अंदर क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई, जिस तरफ डायरेक्शन होगी स्टिमुलाई की उस तरफ रिस्पॉन्स आएगा, और या फिर अवे फ्रॉम इट, कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। या जैसे सपोज करें, जैसे किसी प्लांट की ये कोई सीड है, तो इसकी जो रूट है, रूट वो हमेशा लाइट से दूर जाएगी। ठीक, और जो इसकी एक तरीके से ये है स्टेम, ये हमेशा लाइट की तरफ जाएगा। स्टेम किधर जाएगा, लाइट की तरफ, और ये जाएगा फार फ्रॉम लाइट। रूट हमेशा फार फ्रॉम लाइट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि इट मे बी नेगेटिव, यानी कि या तो ये हो सकता है नेगेटिव, जैसे अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई जाए, और या पॉजिटिव होगा टूवर्ड द स्टिमुलाई। जैसे बात करते हैं फोटोट्रोपिज्म की, तो जैसे कोई स्टेम है, उसकी टिप जो होगी वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ लाइट में घूमेगी। ठीक, यानी कि इसको हम पॉजिटिव फोटोट्रोपिक बोलेंगे। लेकिन अगर जियोट्रोपिज्म की बात करें, हम जियोट्रोपिज्म में क्या होता है, रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की तरफ होती है, जिसमें रूट जो होती है हमेशा क्या करती है, जिस तरफ ग्रेविटी का पुल होता है उधर ही जाती है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म आएगा। और अगर लाइट की देखेंगे तो यहाँ पे निगेटिव फोटोट्रोपिज्म आएगा। ऑलराइट, ओके। अब बात करते हैं हम कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म के अंदर क्या होता है कि रिस्पॉन्स ऑफ द केमिकल्स, जैसे पोलन ट्यूब ग्रो करती है टुवर्ड्स ए केमिकल प्रोड्यूस बाय
ओब्यूल, यानी कि यहाँ से जैसे ही वो आएगा तो वो मूव करके यहाँ पहुंचा देगा इसको। तो ये ट्यूब जो मूव कर रही है केमिकल्स के अंदर ओब्यूल की तरफ कर रही है। फिर बात करते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म यानी कि वाटर, रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टुवर्ड द वाटर। जैसे रूट जो होती है हमेशा वाटर की तरफ ग्रो करती है, तो इसे हाइड्रोट्रोपिज्म को बोलते हैं। अब बात करते हैं थिग्मोट्रोपिज्म के बारे में। थिग्मोट्रोपिज्म में क्या होता है, जैसे सपोज करें कोई एक बेल है और उसके अंदर ये स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक, तो टेंट्रिकल्स क्या करेंगे, जैसे कोई सॉलिड चीज पास में आएगी उसके ऊपर लिपटना शुरू कर देंगे, जिसे थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो रिस्पॉन्स टू टच और अ सॉलिड सरफेस, जो डेंट्रियोल्स होते हैं अदर क्लैम्बर्स आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिक, तो ये उस चीज से क्या करते हैं, एकदम से जुड़ जाते हैं, इसे थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। अब बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स की। तो इसमें क्या होते हैं कि फाइटोहार्मोन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स में, ठीक है। प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन द प्लांट टिश्यूज, प्रोड्यूस इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द डिफ्यूजन, ठीक। कैसे, जैसे प्लांट हार्मोन जो होंगे वो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं और एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उसमें एक आता है ऑक्सिन, दूसरा आता है साइटोकाइनिन और तीसरा आता है जिब्रेलिन, ठीक है। जबकि जो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं वो होता है एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, एब्साइसिक एसिड बोलते हैं इसको, एब्साइसिक एसिड, ठीक है। अब ऑक्सिन का काम क्या है, प्रोड्यूस करता है शूट टिप, यानी कि जो भी किसी की जो लास्ट पॉइंट होता है शूट पर वो उसे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ठीक। जिब्रेलिन का काम होता है हेल्प इन वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है छोटे छोटे टुकड़ों की ग्रोथ उसको बढ़ाता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, प्रेजेंट इन मेनली इन फ्रूट्स एंड सीड्स, सीड्स में फूड में होता है। एब्सिसिक एसिड के डोज में बात करें तो इनहिबिट ग्रोथ एंड इंड्यूस विल्टिंग ऑफ द लीव्स, यानी कि जो लीव्स होती है उनके सूखने को प्रमोट करता है। एथाइलिन का काम होता है हेल्प इन रिपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स को पकने में हेल्प करता है, उसको एथाइलिन बोलते हैं, ठीक है। प्लस वी हैव वन ऑफ एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे कि ये हमारी एक्टिविटी है जो है 7.1, पुट सम शुगर इन योर माउथ एंड ऑब्जर्व हाउ इट टेस्ट। वी नो कैसा टेस्ट करेगी, ब्लॉक द नोज एंड ईट शुगर अगेन, यू विल फाइंड आउट व्हाट, क्या टेस्ट, शुगर का टेस्ट क्या है। व्हाइल ईटिंग लंच ब्लॉक योर नोज इन द सेम वे एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, देखो समझो इसको, जब तुम अपनी नाक बंद कर लेते हो तो जो चीजों का टेस्ट होता है वो तुमको होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो वी डोंट गेट सेम टेस्ट ऑफ द फूड एंड शुगर एज वी हैड अर्लियर, यानी कि जैसे ही तुम अपनी नाक वगैरह को बंद करोगे तो तुमको वो टेस्ट महसूस नहीं होगा, ठीक। तो ये तुम नोटिस करोगे। फिर बात करते हैं सेट नंबर 2 की, एक्टिविटी नंबर 2 की। प्लेस वायर मेश ऑन ए कॉनिकल फ्लास्क विद वाटर, ठीक है। प्लेस 2 और 3 जर्मिनेटेड बीन्स सीड्स ऑन द वायर मेश, ठीक है। जो वायर मेश होगा उसके ऊपर लगा दो, ठीक है, जर्मिनेटेड सीड इसके ऊपर। कीप द कॉनिकल फ्लास्क इन ए कार्डबोर्ड बॉक्स, इसको फिर प्लेस कर दो कार्डबोर्ड बॉक्स में। कीप द ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसिंग लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो, यानी कि उसको इस तरह फेस करा दो कि भाई जैसे ये बॉक्स है तो इस साइड से लाइट जा रही है। लीव इट फॉर 3 days, और इसको 3 दिन के लिए छोड़ दो, ठीक। जब तुम 3 दिन के लिए छोड़ोगे तो यू विल नोटिस कि ये जो है लाइट की तरफ मुड़ जाएगा, यानी कि बेंड कर जाएगा, बेंड करेगा टूवर्ड्स लाइट, ठीक है, टूवर्ड्स लाइट की तरफ बेंड कर जाएगा। तो शूट बेंड्स एंड मूव्स टूवर्ड्स द लाइट, यानी कि ये लाइट की तरफ घूम जाती है, इसको बोलते हैं हम फोटोट्रोपिज्म, इसको नाम क्या देते हैं, फोटोट्रोपिज्म। और ये क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। यहाँ पे बात करेंगे 7.2 की, रीअरेंज द फ्लास्क सो दैट द शूट्स आर अवे फ्रॉम द लाइट एंड रूट टूवर्ड्स लाइट, यानी कि तुम इसको घुमा दो, जो रूट को तो कर दो लाइट की तरफ और शूट को कर दो अवे फ्रॉम द लाइट। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर few days, क्या देखोगे तुम, ऑल पार्ट ऑफ द रूट एंड शूट विल चेंज देयर डायरेक्शन, यानी कि जो रूट होगी वो लाइट के दूर जाएगी, यानी कि वो निगेटिव दिखाएगी तुमको, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, ठीक। जबकि जो उसकी शूट है
वो दिखाएगी तुमको पॉजिटिव सोशियोट्रॉपिज्म, यानी कि जो डायरेक्शन तुम्हारी थी अब डायरेक्शन फिर से क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी। अब बात करते हैं हम आगे फर्दर, कह रहे हैं देयर विल बी डिफरेंस इन द ग्रोथ ऑफ द शूट। कंक्लूजन में लाइट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द शूट, यानी कि जो उसकी सूट है, ब्रांच है, उसकी डायरेक्शन को ये हमेशा क्या करती है, लाइट इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो जो कुछ चीजें थी हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, उसमें से कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम उन चीजों को अगर समझ लो तो दैट विल हेल्प यू। पहली चीज जो तुमको याद रखनी है, ठीक है, तो पहली चीज CNS और PNS, इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक, फिर फंक्शन ऑफ ब्रेन पार्ट्स, जो ब्रेन के पार्ट के फंक्शंस है उसको एक बार ध्यान से देख लेना। अगली चीज जो तुमको याद रखनी है वो ये है हार्मोन्स एंड देयर एक्शंस। ठीक, ह्यूमन के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं और उनके एक्शन। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड, ये भी देखना है। ठीक, फिर उसके बाद बात करनी है प्लांट्स हार्मोन्स की, इसको देख लेना। ठीक है, और इसके अंदर प्लांट हार्मोन्स के बाद जो इफेक्ट होते हैं जैसे फोटोट्रोपिज्म है, जियोट्रोपिज्म है, ये सारी चीजें तुमको बढ़िया से पढ़ लेनी है। ठीक है, हाइड्रोट्रोपिज्म है एक्सेट्रा। ठीक है, इन चीजों को जो है खास तौर से देखना है, एक दो बार रिवाइज करना है, इसके बाद ध्यान देना है कि चीजें कितनी समझ में आई। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझको इन्फॉर्म करना, वी डिस्कस अबाउट दिस मोर फर्दर ऑन सम अदर टॉपिक, और जहाँ पे अगर हम रिवीजन करेंगे तो हमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट्स।